हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपिकल जावरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं बलराम नागर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस साल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, एंथ्रेक्स रोग का कारण क्या है। एंथ्रेक्स रोग जो पशुओं में होने वाला है, ये एक सबसे भयानक रोग है। इसका कारण क्या है? तो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु, एक जीवाणु है जिसका नाम जो है बेसिलस एंथ्रेसिस है। अगला जो पॉइंट है, गलघोटू या नाविक ज्वर एचएस रोग का लक्षण। एचएस जो इसको इंग्लिश में कहा जाता है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया रोग का जो कारण है, गाय में पास्चुरेला बोविसेप्टिका और भैंस में पास्चुरेला बुएलिसेप्टिका नामक जीवाणु द्वारा होने वाला एक रोग है। यह भी एक घातक रोग है। अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं, लंगड़ी या ब्लैक क्वार्टर रोग का कारण क्या है। तो क्लास्ट्रीडियम सोवियाई, यह भी एक जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। यह भी पशुओं की एक बहुत घातक बीमारी है। अगली बीमारी पे बात करते हैं। अगला जो है पॉइंट, थनेला या मेस्टाइटिस रोग का कारण है। तो थनेला या मेस्टाइटिस रोग का कारण स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई और कोरिनोबैक्टीरियम पायोजिनस नामक जीवाणु है। ये चारों के चारों जो बीमारी हैं, ये जीवाणुओं द्वारा होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एंथ्रेक्स, गलघोटू, लंगड़ी और थनेला रोग का कारण क्या है? जीवाणु। और उन जीवाणुओं के जो नाम है वो आपको याद रखना है। जैसे एंथ्रेक्स का है बेसिलस एंथ्रेसिस, गलघोटू का है पास्चुरेला बोविसेप्टिका और पास्चुरेला बुएलिसेप्टिका, लंगड़ी का है क्लास्ट्रीडियम सोवियाई और थनेले का है स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई और कोरिनोबैक्टीरियम पायोजिनस। थनेला में सबसे जो घातक जीवाणु जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई है, जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा रोग होता है। इसके बाद स्टेफिलोकोकाई जो 20-30% एक लगभग औसतन इतना भागीदार होता है, और कोरिनोबैक्टीरियम पायोजिनस ये बहुत कम होता है। लेकिन ये ग्रीष्मकालीन थनेला कहा जाता है। ये ऐसे पशुओं में होता है जो दूध नहीं दे रहे हैं। ऐसे पशुओं में भी जब रोग हो जाता है तो उसे ग्रीष्मकालीन थनेला या फिर वो जो रोग होता है वो कोरिनोबैक्टीरियम पायोजिनस नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो आपको तीनों ही याद रखना है इसमें। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। एंथ्रेक्स रोग की मृत्यु दर 100% है। ये पशुओं का सबसे भयानक रोग है। अगर इसमें पशुओं को एंथ्रेक्स रोग हो गया इस रोग में, तो मृत्यु जो है वो 100% होनी है, यानी वो मरना ही निश्चित है। अगली बीमारी है लंगड़ी रोग की मृत्यु दर। अगर तो ये एक घातक है लेकिन कम है थोड़ा एंथ्रेक्स की तुलना में। इसमें मृत्यु दर जो है वो 95% है। अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं, प्राकृतिक छिद्रों से खून निकलना। किस रोग के लक्षण जो हैं कि प्राकृतिक छिद्रों से खून निकलते हैं, तो वह एंथ्रेक्स रोग के लक्षण हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है अगला, मांसीले भागों में सूजन आना वह लंगड़ी रोग के लक्षण है। मांसीले भागों में सूजन और उन भागों को दबाने पर चर चर की आवाज़ आना, ये जो लक्षण है ये लंगड़ी रोग का लक्षण है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, गले में सूजन व गले से घर घर की आवाज़ होना। गले में सूजन व गले से घर घर की आवाज़ होना, ये किस रोग के लक्षण है? तो गलघोटू रोग के लक्षण है। अगला पॉइंट है, सिर्फ मादा पशुओं में होने वाला रोग। ऐसा रोग जो सिर्फ मादा पशुओं में होता है तो वह है थनेला। अगला पॉइंट है, थनेला रोग में दूध का स्वाद कैसा हो जाता है? थनेला रोग में दूध का स्वाद हल्का नमकीन व क्षारीय हो जाता है। अगला पॉइंट है, थनेला रोग में दूध का पीएच कितना हो जाता है? तो 7.4 हो जाता है। ऐसे वास्तविक दूध का पीएच जो होता है वो 6.6 से 6.8 होता है। स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग में करते हैं? तो थनेला रोग में करते हैं। अगला पॉइंट है, किस रोग में पशु का शवविच्छेदन नहीं करना चाहिए? एंथ्रेक्स रोग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंथ्रेक्स रोग एक बहुत घातक रोग है। अगर इससे मर गया है कोई पशु तो उसका शवविच्छेदन यानी पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। मरने के बाद उसमें चीरफाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी भी घातक बीमारी से अगर पशु मर जाता है तो कभी भी शवविच्छेदन नहीं करना चाहिए। ऐसे एंथ्रेक्स में तो कभी भी नहीं। किस रोग में शरीर का तापमान, अगला जो पॉइंट हमारा, किस रोग में शरीर का तापमान सबसे अधिक हो जाता है? यानी ओवरऑल सभी बीमारियों की बात करें तो लंगड़ी रोग में पशु का तापमान जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। लगभग 160 डिग्री फ़ारेनहाइट समथिंग इतना शरीर का तापमान हो जाता है। नॉर्मली पशु का शरीर का तापमान 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, स्वस्थ पशु के तापमान। लेकिन लंगड़ी रोग में जो तापमान होता है वो 107 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी रोग का। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कम उम्र व युवा पशुओं में होने वाला रोग। यानी कम उम्र और युवा पशुओं में कौन सा रोग सबसे अधिक होता है? तो गलघोटू रोग सबसे ज़्यादा होता है। अगले पॉइंट पे बात करें, भारतीय बकरी की दुधारू नस्लें हैं। भारतीय बकरी जो है उनमें सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्लें कौन सी है? तो जमुनापारी व बर्बरी दो प्रमुख नस्लें हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है,
विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो सानेन है। और कितना दूध देती है? तो एक ब्यात काल में वो 800 लीटर दूध देती है, जो सबसे ज़्यादा है बकरियों की बात करें तो। अगला पॉइंट है, दूध की रानी किसे कहते हैं? तो दूध की रानी सानेन को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूध देती है पूरे विश्व के अंदर, 800 लीटर प्रति ब्यात। तो ये बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली जो बाकी जो बकरियां हैं, भारतीय बकरियों में अगर बात करें, जमुनापारी और बर्बरी, तो वो लगभग 260-270 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। आगे बात करें, सानेन का मूल स्थान कहाँ है? तो सानेन का मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। एक विदेशी बकरी है, तो इसका मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। मांस के लिए पाली जाने वाली बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? मांस के लिए जो पाली जाती है वो, उसमें सबसे अच्छी बकरी की नस्ल अगर बात करें एक ही, तो ब्लैक बंगाल सबसे सर्वोत्तम नस्ल है। आगे बात करते हैं, द्विकाजी बकरी की सबसे सर्वोत्तम नस्ल, तो जमुनापारी। अगर ओवरऑल देखें तो सबसे अच्छी द्विकाजी बकरी की नस्ल की बात करें तो जमुनापारी ही है। बड़े आकार की है, दूध अधिक देती है, मांस के लिए भी उत्तम मानी जाती है। तो ओवरऑल सबसे अच्छी बकरी भारतीय बकरियों में जमुनापारी। अगला बात करें, पश्मीना ऊन किस बकरी से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन काश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। काश्मीरी बकरी को पश्मीना बकरी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, मोहेयर ऊन प्राप्त होता है किस बकरी से? मोहेयर ऊन प्राप्त होता है तो अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है। भार ढोने के लिए, अगला पॉइंट है, भार ढोने के लिए कौन सी बकरी की नस्ल अच्छी मानी जाती है? भार ढोने वाली बकरी की एक नस्ल है तो गद्दी व चंबा है, ये आप याद रखें। अगला पॉइंट है, गरीब की गाय, तो बकरी किसे कहा जाता है? गरीब की गाय, तो बकरी को कहा जाता है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, जमुनापारी व बर्बरी बकरी का मूल स्थान, यानी दो भारतीय बकरियों में सबसे प्रमुख बकरियां, तो उनका मूल स्थान कहाँ कहाँ की है वो? तो वो इटावा जिला उत्तर प्रदेश की ये नस्लें हैं दोनों ही। आकार में सबसे बड़ी बकरी तो जमुनापारी, और आकार में सबसे छोटी बकरी तो बर्बरी। सबसे बड़े आकार की बात करें तो जमुनापारी, और सबसे छोटे आकार की बकरी की बात करें तो बर्बरी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, गांव की बकरी या धुमक्कड़ बकरी के नाम से किसे जाना जाता है? वो जमुनापारी बकरी है। गांव की बकरी है, धुमक्कड़ बकरी है, सबसे बड़े आकार की बकरी है, इटावा जिले की बकरी है। इतने सारे पॉइंट है जमुनापारी बकरी के बारे में, जो कि सारे के इंपॉर्टेंट हैं। ये सबसे सर्वोत्तम नस्ल है, इसलिए सारी बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। अगला है, शहर की बकरी या फिर सिटी गोट के नाम से किसे जाना गया है? ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो बर्बरी बकरी को कहा जाता है। सिटी गोट ये शहर में रहना पसंद करती है, खूंटे पर बंद कर रहना खाना पसंद करती है, छोटे आकार के कम खाने में रह सकती है, दूध अच्छा देती है। तो ओवरऑल बहुत सारे इसके बेनिफिट है। ये भी एक प्रमुख नस्ल है बकरियों की। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, बकरी के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है? तो 4% होती है वसा बकरी के दूध में। अगला पॉइंट है, बकरी के दूध का पीएच कितना है? तो बकरी के दूध का पीएच 7.4 है। बाकी पशुओं का जो दूध होता है वो अम्लीय होता है, बकरी का दूध जो होता है वो थोड़ा क्षारीय होता है, और इसीलिए जल्दी पाचक भी होता है। ओवरऑल सभी पशुओं के दूध की बात करें तो सबसे जल्दी जो पचने वाला जो दूध है वो बकरी का दूध है, क्योंकि वो क्षारीय है। इसमें और भी कारण है, इसमें वसा के जो कण होते हैं, वसा गुलिकाएँ जो होती है वो छोटे आकार की होती है। बाकी पशुओं के दूध में वसा कण जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, इसलिए पचने में अधिक समय लगता है, जबकि बकरी के दूध को पचने में बहुत कम समय लगता है। अगले पॉइंट पर बात करें, CGRI केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो फरह मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो 148 से 150 दिनों का होता है। आगे बात करते हैं, मांस के लिए पाले जाने वाली भेड़ की नस्ल। अगर भेड़ की नस्ल बात करें तो जो सबसे अच्छी है मांस के लिए, ऐसे भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, तो कौन कौन सी नस्लें हैं ऐसी? तो जालोनी, नेल्लोरी और मंडिया, ये भारतीय नस्लें हैं। और विदेशी नस्लों में बात करें तो लिंकन और लिसेस्टर है। अगर इनको याद रखने का एक फंडा है, अगर आप ध्यान से सुने, कि जालोनी, नेल्लोरी और मंडिया तीनों के आगे के शब्द ले ले। जालोनी से जा ले ले, नेल्लोरी से ने ले ले, और मंडिया का मन ले ले, तो जाने मन बन जाएगा। और भारतीय में तो भारत में कहा जाएगा कि जाने मन मटन खा ले, और विदेशों में कहा जाएगा आगे के शब्द ले लें तो लीली मटन खा ले। ठीक है, ये विदेश में अगर विदेशी नाम है लीली, अगर यूँ बात करें, और जाने मन जो शब्द कहा जाता है वो भारत में कहा जाता है। तो आप सीधा से समझ कर याद रख सकते हैं फंडे सहित, तो एक ईजी बन जाएगा आपके लिए। भेड़ की जो मांस वाली जो नस्लें है वो जालोनी, नेल्लोरी, मंडिया
और विदेशी बात करें तो लिंकन और लिसेस्टर, याद रखें आप। आगे बात करते हैं द्विकाजी भेड़ की नस्लें। तो द्विकाजी भेड़ की 4 प्रमुख नस्लें हैं, हिसारडेल, बेलारी, लोही और कच्छी। ये 4 प्रमुख नस्लें हैं। हिसारडेल एक संकर नस्ल है हालांकि इसमें, और ये चारों के चारों ही भेड़ की द्विकाजी सर्वोत्तम अच्छी नस्लें हैं। भेड़ की विदेशी नस्लें, भेड़ की विदेशी नस्लें कौन सी है? तो मेरिनो सबसे प्रमुख नस्ल है, साउथडाउन, लिंकन, लिसेस्टर, कोरिडेल और रेम्बुलेट। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है। ऑब्जेक्टिव के रूप में 4 ऑप्शन आते हैं, तो ये पहचानना होते हैं, तो आप खासकर इनको जरूर पढ़ें। द्विकाजी नस्ल काफ़ी बार पूछा गया है और मांस वाली भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इन्हें नस्लों को पढ़ें। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। सबसे अधिक लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल है। सबसे लंबे कान किस भेड़ के हैं? तो लोही भेड़ के हैं सबसे ज़्यादा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं भेड़ का गर्भकाल। भेड़ों का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिनों का होता है? तो लगभग भेड़ और बकरी का समान होता है, 150 दिन। भेड़ों के ऊन की कटाई कब करनी चाहिए? भेड़ों में जब ऊन की कटाई करें तो कब करनी चाहिए? तो जाड़ों यानी ठंड के मौसम के समाप्ति के बाद, जब ठंड के दिन समाप्त होने वाले हों, जब फरवरी मार्च का एक महीना हो, जब करना चाहिए, ये सबसे उत्तम माना जाता है। भेड़ के दूध में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 8% होती है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी की अगर चारों पशुओं की बात करें तो उन सब में सबसे ज़्यादा जो है वो भेड़ के दूध में वसा पाई जाती है, 8%। भेड़ के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो अगर यह बात करें कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये चारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा भेड़ के दूध का अपेक्षित घनत्व, इसमें ठोस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अपेक्षित घनत्व भी ज़्यादा होता है। 1.06 से 1.040 है इसका अपेक्षित घनत्व। अगले पॉइंट पे बात करते हैं सबसे बारीक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, यानी सबसे बारीक ऊन किस भेड़ से प्राप्त होता है। ऐसे सबसे बारीक, जितना बारीक होगा ऊन उतने ही अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा, तो वो है मेरिनो नस्ल से। और ये कितना ऊन देती है? 1 वर्ष में तो 7 से लेकर 13 kg तक ऊन दे देती है, जो कि सबसे ज़्यादा देने वाली, सबसे अगर बात करें ऊन की मात्रा में भी सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन प्राप्त होता है तो वो मेरिनो से ही प्राप्त होता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है तो वो भी मेरिनो से ही प्राप्त होता है। मेरिनो का मूल स्थान कहाँ है? तो स्पेन है। आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर बकरियों की बात करें तो सानेन का मूल स्थान काफ़ी बार पूछा गया है जो स्विट्जरलैंड है, और मेरिनो का मूल स्थान काफ़ी बार पूछा गया है तो उसका स्पेन है। अगली भेड़ की नस्ल, अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि भेड़ की संकर नस्ल कौन सी है। हिसारडेल है। काफ़ी बार पूछा गया है कि भेड़ की संकर नस्ल कौन सी है, तो हिसारडेल। इसके जनक कौन है? मतलब संकर नस्ल है तो ऑब्वियसली 2 अलग अलग जातियों से प्राप्त हुई है, तो इनके जो जनक है वो मेरिनो इंटू बीकानेरी। मेरिनो जो है वो नर है और बीकानेरी जो है वो मादा पशु है। आप याद रखें इसका पूरा ही, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं किस भेड़ के शरीर पर ऊन नहीं बाल पाए जाते हैं। ऐसे सारी की सारी भेड़ों पर जो है वो ऊन पाए जाते हैं, बाल नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसी कौन सी नस्लें हैं? तो मंडिया और नेल्लोरी जो ऐसी नस्लें हैं इनके शरीर पर ऊन नहीं सिर्फ बाल पाए जाते हैं, और ये दोनों ही मांस के लिए सर्वोत्तम भी मानी गई है। भेड़ और बकरी की अगर अपवाद स्वरूप बात करें तो बकरियों के शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ऊन नहीं पाए जाते, लेकिन ऐसी 2 बकरियां जिनके शरीर पर ऊन भी पाया जाता है तो वो काश्मीरी और अंगोरा है, बकरियों की बात करें तो। और भेड़ में बात करें तो यहाँ आप अगर अपवाद बात करें कि इनके शरीर पर ऊन नहीं सिर्फ बाल है, तो वो मंडिया और नेल्लोरी है। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। भारतीय भेड़ों की सर्वोत्तम नस्ल है। भारतीय भेड़ों में अगर बात करें तो सर्वोत्तम नस्ल बीकानेरी भेड़ है, और ये कहाँ की है? तो राजस्थान की प्रमुख नस्ल है, फेमस है बीकानेरी भेड़। और भारतीय भेड़ों में ऊन की मात्रा बात करें, हालांकि इसके ऊन बहुत कम प्राप्त होता है, 1.5 से 3 kg ही प्राप्त होता है, लेकिन ये भारतीय भेड़ों में भी सबसे अधिक ही है। CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह अविकानगर राजस्थान में स्थित है। आगे बात करते हैं अच्छी क्रीम में वसा की मात्रा कितने % होती है? एक अच्छी क्रीम में वसा की मात्रा 65% होना चाहिए। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार वापस आने के चांस बनते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है लाइट क्रीम, कॉफ़ी क्रीम या टेबल क्रीम। टेबल क्रीम को हम कहेंगे खाने वाली क्रीम, यानी सीधा जो खाई जाने वाली क्रीम है। इनमें वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 20 से 25% होती है, ये आप जरूर याद रखें। क्रीम के जो अलग अलग वर्गीकृत किया गया है,
तो लाइट क्रीम, कॉफ़ी क्रीम, टेबल क्रीम, इनमें वसा की मात्रा जो होती है वो 20 से 25% होती है। अगले पॉइंट पे बात करें प्लास्टिक क्रीम, ऐसी क्रीम जिसमें सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा होती है, तो कितनी होती है सबसे ज़्यादा? तो 65 से 85% तक होती है। पूछ सकते हैं ऐसे भी कि सबसे अधिक वसा की मात्रा किस क्रीम में पाई जाती है? तो प्लास्टिक क्रीम में। अगले पॉइंट पे बात करते हैं दूध से क्रीम अलग करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? अगर दूध से क्रीम को अलग कर रहे हैं तो वो कौन सी मशीन है? तो वो क्रीम सेपरेटर है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं क्रीम को मथने वाली मशीन, क्रीम को जब मथते हैं यानी बटर बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, तो वो कौन सी मशीन है? तो वो बटर चर्नर है। क्रीम को मथने वाली मशीन को कहते हैं बटर चर्नर। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे। आगे बात करते हैं क्रीम सेपरेटर यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो क्रीम सेपरेटर यंत्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट है मक्खन में वसा की मात्रा कितनी है? तो मक्खन में 80 से 82% तक वसा है। अगर बात करें कि दूध से बनने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो पहले नंबर पर घी है और दूसरे नंबर पर मक्खन है। अगर वसाओं की मात्राओं की बात करें कि वसा के आधार पर ऐसा दुग्ध पदार्थ जिसमें सबसे अधिक वसा है। आगे बात करें मक्खन में नमक की मात्रा, तो 2% होती है। मक्खन की अम्लता होनी चाहिए, एक अच्छे मक्खन की अम्लता या मक्खन में अम्लता होती है कितने? तो 0.30% या 3 जो लिख रखा है वो 30%। ऐसे वास्तविक दूध की जो अम्लता होती है वो 0.11 से लेकर 0.18 के मध्य की होती है। मक्खन की अम्लता 0.30% तक होगी और दही की अम्लता 0.70% तक होगी। आगे बात करते हैं मक्खन व दही में गंध का कारण, दूध से बनने वाले पदार्थों में एक गंध आती है, तो वो किस गंध के कारण, किस तत्व के कारण आती है? तो वो डाई एसिटाइल तत्व के कारण आती है या डाई एसिटाइल की गंध आती है। अगला पॉइंट है घी में वसा की मात्रा कितने % होती है? तो 99.5 यानी 99.5% तक होती है। और घी में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो 0.5%। इससे अधिक नहीं होना चाहिए घी में नमी की मात्रा, और अच्छे घी में वसा की मात्रा 99.5% तक होना ही चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं घी के नवीनीकरण में उपयोग लाते हैं। जब घी बहुत पुराना हो जाता है उसे वापस नई सुगंध देना या नई ताजगी लाते हैं, तो उसे क्या के नवीनीकरण करने के लिए किन पत्तों का उपयोग करते हैं? तो पान व तुलसी के पत्तों को, जब घी को गर्म करते हैं तो उसमें पान व तुलसी के पत्ते डालकर गर्म किया जाता है। आगे बात करते हैं गाय के दूध में पीले रंग का कारण, गाय के दूध में पीले रंग का या दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं अगर वो पीले बन रहे हैं तो वो किन तत्वों के कारण थे? तो वो कैरोटीन व जेंथोफिल तत्व के कारण थे। ये कैरोटीन व जेंथोफिल की मात्रा जिस दूध में ज़्यादा होती है उनमें पीला रंग आ जाता है, और गाय के दूध में ये ऑलरेडी पाए जाते हैं। दूध में सफ़ेद रंग का कारण, यानी भैंस का दूध जो होता है वो सफ़ेद होता है, तो उसमें किस तत्व के कारण है? तो वो कैसिन के कारण होता है। कैसिन जो एक प्रकार का प्रोटीन है, इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है जिससे कि भैंस का दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं क्रीम की अम्लता को दूर करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो सोडा और चूने का उपयोग करते हैं। जब क्रीम में अम्लता ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर सोडा व चूने का उपयोग करते हैं। मक्खन से पानी अलग करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो नमक मिलाते हैं 2% मात्रा में या थोड़ी मात्रा में नमक मिला देते हैं, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया जो हैं वो भी कम हो जाए, पानी की मात्रा कम हो जाए, लंबे समय तक रहे, मक्खन में जो बनावट है वो अच्छी बनी रहे। तो नमक के कई सारे काम हैं, हालांकि ये पानी को मेन रूप से पानी को अलग करता है। आगे बात करें मक्खन में प्रयोग होने वाला रंग कौन सा है? मक्खन में रंग का प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सा रंग है? तो अन्नाटो के बीजों का रंग होता है, तो अन्नाटो का रंग। अगले पॉइंट पे बात करें किस दुग्ध पदार्थ को शाकाहारी मनुष्य का मांस कहा जाता है? तो वह पनीर को कहा जाता है, क्योंकि पनीर में 25% प्रोटीन होता है, आप याद रखें इसे। अगला पॉइंट है दूध को स्कंदित करके बनाया जाने वाला पदार्थ, यानी दूध को स्कंदित का अर्थ होता है फाड़ कर बनाया जाने वाला पदार्थ, तो वह है पनीर। आगे बात करें अति दृढ़ यानी कठोर पनीर के उदाहरण, ऐसे पनीर जो कठोर हैं तो वह चेडार और स्विस पनीर है, दो प्रमुख पनीर। चेडार पनीर सबसे ज़्यादा प्रमुख। आगे बात करें मृदु या मुलायम पनीर, तो केमेम्बर्ट, काटेज, लिम्बर्ग और काटेज 3 प्रमुख पनीर हैं, आप इन्हें तीनों को याद रखें। अगला पॉइंट है बिना पका हुआ पनीर। बिना पका हुआ पनीर किसे कहा जाता है? तो कॉटेज पनीर को कहा जाता है। इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है, सेपरेटा दूध से बनाया जाता है। अगला पॉइंट है दूध को स्कंदित
करने के लिए कौन सा अम्ल मिलाते हैं? तो रेनेट अम्ल मिलाते हैं। यानी जब पनीर बनाते हैं तो दूध को स्कंदित करते हैं, फाड़ते हैं, तो उसमें कौन सा अम्ल मिलाते हैं? रेनेट अम्ल मिलाते हैं। अगर रेनेट अम्ल नहीं है तो फिर साइट्रिक अम्ल से ही दूध को फाड़ा जाता है। साइट्रिक अम्ल यानी नींबू के रस से भी दूध को फाड़ सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम और अच्छा माना जाएगा तो रेनेट अम्ल ही, व्यापारिक स्तर पर रेनेट अम्ल का ही उपयोग करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। किण्वित दूध पदार्थ है, यानी किण्वित ऐसा एक दूध पदार्थ जो किण्वित करके बनाया हुआ है। तो दही, दही जो बनता है वो दही में लैक्टोज जो होते हैं, दही दूध के अंदर जो लैक्टोज जो होता है उसमें लैक्टो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस दो जीवाणु लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे कि दही में खटासपन आ जाता है। तो ये दही एक किण्वित पदार्थ है। आप याद रखें दही में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस। दही में खटासपन का कारण तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और अगर इस तरह से पूछा जाए कि दूध या दही दोनों में से शरीर में सबसे अच्छा कौन कार्य करता है या ऊर्जा के लिए अच्छा माना जाता है, तो दही फिर अच्छा है। इसमें पोषक तत्व जितना दूध में होते हैं उतना ही होते हैं, लेकिन यह दूध की तुलना में जल्दी पच जाता है और ज़्यादा गुणकारी माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। दही में अम्लता होनी चाहिए तो 0.70% एक अच्छे दही में। यहाँ इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जामुन की अम्लता कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो 0.70% ही होनी चाहिए। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। रबड़ी में प्रोटीन, वसा और चीनी की मात्रा कितनी होती है? तो रबड़ी में प्रोटीन 10%, वसा और चीनी 20-20% होगी। आगे बात करते हैं। हिमीकृत डेयरी उत्पाद कौन कौन से पदार्थ है? तो आइसक्रीम व कुल्फी हिमीकृत डेयरी उत्पाद हैं। आइसक्रीम में वसा की मात्रा कितनी है? तो 10 से 12%। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखें कि आइसक्रीम में वसा की मात्रा कितनी है? तो 10 से 12%। अगला पॉइंट, किस आइसक्रीम में वसा अधिक होती है? पुडिंग आइसक्रीम में सबसे अधिक वसा होती है। और सबसे अधिक स्वादिष्ट आइसक्रीम कौन सी है? तो भी वह पुडिंग आइसक्रीम ही है। सॉफ्टी आइसक्रीम में ओवररन कितना होता है? तो 30 से लेकर 50%। ओवररन का अर्थ होता है खाली जगह, यहाँ मतलब उसका आयतन बढ़ाने के लिए उसमें हवा भर दी जाती है। तो वो कितने प्रतिशत भर दी जाती है? तो 30 से लेकर 50% तक। और सबसे अधिक अगर किसी आइसक्रीम में ओवररन की मात्रा है तो वो सॉफ्टी आइसक्रीम में ही है। अगला पॉइंट है, आइसक्रीम के मिश्रण में हवा भरने वाला यंत्र कौन सा है? यानी आइसक्रीम के मिश्रण में हवा भरकर उसका आयतन बढ़ाने वाला यंत्र है तो वो उसे ड्रेसर्स कहते हैं। उस यंत्र का नाम है ड्रेसर्स। अगला पॉइंट है, आइसक्रीम को सर्वप्रथम किसने बनाया या कहाँ बनाया? तो हिमालय के नीचे रहने वाले लोगों ने बनाया था, जिसे हिमजल नाम दिया गया था शुरुआत में। आइसक्रीम को उद्योग के रूप में चलाया शुरू किया, किसने शुरू किया उद्योग के रूप में? तो जेकब फेजल ने शुरू किया था आइसक्रीम को। आगे बात करते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भंडारित करना चाहिए? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भंडारित करना चाहिए। पाश्चुरीकृत दूध को या किसी भी दूध पदार्थ को अगर लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भंडारित करना चाहिए। नॉर्मल दूध को भी अगर हम लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। अगला पॉइंट है, आइसक्रीम में सुवास कारक पदार्थ किस ताप पर मिलाए जाते हैं? सुवास कारक मतलब सुगंध पैदा करने वाले कारक जो है वो किस ताप पर मिलाना चाहिए? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मिलाना चाहिए। जब आइसक्रीम का तापमान बहुत ठंडा हो जाता है उस समय उसमें मिलाकर उसे अच्छी तरह से मिश्रण कर देना चाहिए। अगला पॉइंट है, कुल्फी में वसा की मात्रा। ऐसे कुल्फी में वसा की मात्रा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ये जो किताबी आंकड़ा जो है वो 5 से 10% है। जैसे कुल्फ़ी का संगठन निश्चित ही नहीं होता है तो इसलिए उसमें कोई मात्रा निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी वसा की मात्रा अगर पूछी जाए तो 5 से 10%। अगला पॉइंट इसी तरह से सत्य असत्य पूछा जा सकता है। आइसक्रीम का संगठन निश्चित रहता है, यानी आइसक्रीम का जो संगठन होगा वो निश्चित रहेगा, जबकि कुल्फ़ी का संगठन अनिश्चित रहेगा। अगला पॉइंट है, संघनित दूध में चीनी व जल की मात्रा। संघनित दूध जो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ऐसा दूध जिसमें से जल की मात्रा कम कर दी जाती है और चीनी की मात्रा बढ़ा दी जाती है, ऐसे दूध को संघनित दूध कहेंगे, जो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होता है। तो चीनी की मात्रा जो है वो 20% होगी और जल की मात्रा जो है वो 40 से 50% होती है। जबकि दूध में अगर बात करें
तो लगभग 87% तक जल होता है, लेकिन संघनित दूध की बात करें तो उसमें जल की मात्रा कम कर दी जाती है और कितनी रह जाती है, तो सिर्फ 40 से 50% रह जाती है। अगले पॉइंट पर बात करें, दुग्ध चूर्ण में ठोस पदार्थ व जल की मात्रा। जो दुग्ध चूर्ण है या दूध पाउडर जो है उसमें ठोस पदार्थ कितना होता है, तो 95%। एक अच्छे दुग्ध चूर्ण में 95% ठोस पदार्थ होने चाहिए। जल की मात्रा 3 से 5% होती है इसके मध्य। 5% से अधिक तो कभी नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो खराब प्रकार का दुग्ध चूर्ण होगा। एक अच्छे दुग्ध, अगले पॉइंट पर है, अच्छे दुग्ध चूर्ण की घुलनशीलता, कि अगर उसे पानी में घुला जाए वापिस तो कितना प्रतिशत घुल जाता है, तो 99% तक घुल जाना चाहिए एक अच्छा दुग्ध चूर्ण। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, दुग्ध चूर्ण बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। 2 विधियां हैं, तो इसमें सबसे अच्छी विधि जो है वो फुहार शुष्कन विधि है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अगला पॉइंट, जिस दूध से वसा की मात्रा निकाल दी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो सपरेटा दूध कहते हैं। और सपरेटा दूध का एक और अन्य नाम जो है वो मखनिया दूध है। अगला पॉइंट है, दूध में वसा का रूप, यानी दूध में जो वसा रहती है वो किस रूप में रहती है, तो वो पायस के रूप में रहती है। यानी दूध के अंदर जो वसा वसा जो है वो पानी में घुल नहीं सकती है, लेकिन दूध ऐसा एक माध्यम है जहाँ घुली हुई है और अलग अपन आसानी से नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे रूप को हम पायस कहते हैं। आगे बात करते हैं, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी। श्वेत क्रांति के 3 चरण चले थे। जो पहला जो चरण चला था या जो शुरुआत हुई थी वो 1970 से हुई थी। अगला पॉइंट, दूध के मूल्य का निर्धारण, यानी दूध के मूल्य का निर्धारण किस आधार पर करते हैं, तो वसा के आधार पर करते हैं। जितनी वसा होगी उतना उसका पैसा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, दूध के पाश्चुरीकरण के उद्देश्य। दूध को पाश्चुरीकृत क्यों करते हैं। पाश्चुरीकरण का अर्थ होता है जीवाणु को नष्ट करना, तो दूध उद्देश्य जो प्रमुख है उसका जीवाणु को नष्ट करना और लंबे समय तक दूध को सुरक्षित रख सकें। अगर जीवाणु नष्ट हो जाएंगे तो दूध जो है वो खराब नहीं होगा जल्दी। अगला पॉइंट है, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 1965 में हुई थी और आणंद गुजरात में हुई थी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखें। अगला पॉइंट है, IDC इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन या भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में नई दिल्ली में हुई थी। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1923 में करनाल हरियाणा में हुई थी। सबसे अधिक दूध उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, याद रखें आप। अगला पॉइंट है, दुग्ध संघ मंडल में कितने सदस्य होते हैं, तो दुग्ध संघ मंडल में 13 सदस्य होते हैं। अमूल का पूरा नाम आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला पॉइंट है, दुग्ध संघ का ढांचा किस स्तरीय होता है, तो त्रिस्तरीय संगठन होता है दुग्ध संघ का ढांचा। दूध के मूल्य का निर्धारण कैसा होता है, दैनिक, साप्ताहिक या वार्षिक होता है, तो दैनिक होता है। डेली का एक नया रेट होगा, वो वसा के आधार पर होता है, तो दूध के मूल्य का निर्धारण दैनिक होता है। और दूध के मूल्य का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो वसा के आधार पर होता है। अगला पॉइंट है, दूध को विक्रय हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, दुग्ध परिवहन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर बेचने ले जा रहे हैं तो उसे दूध परिवहन कहते हैं। अगला पॉइंट है, सहकारिता के सिद्धांत हैं। सहकारिता के सिद्धांत समानता, ऐच्छिक सदस्यता, निस्वार्थ भाव, एकता आदि और भी सिद्धांत है, ये प्रमुख सिद्धांत हैं, वो आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, सहकारिता की स्थापना किस सन में हुई थी, तो 1904 में हुई थी। ये फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों ही सब्जेक्ट में आता है ये ऑब्जेक्टिव। अगला, सहकारिता अधिनियम लागू हुआ 1912 में लागू हुआ। अगला पॉइंट है, मुर्गी, बतख, कबूतर आदि पक्षियों को पालना क्या कहलाता है, तो आदि पक्षियों को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है। किसी भी प्रकार के पक्षी को पालना कुक्कुट पालन ही कहलाता है और मुर्गियों को भी पालना कुक्कुट पालन ही कहलाता है। अगला पॉइंट पे बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक अंडा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। अगर भारत की बात करें सबसे ज़्यादा मुर्गी पालन भी आंध्र प्रदेश में ही होता है और अंडा उत्पादन भी आंध्र प्रदेश में ही होता है। मुर्गी पालन में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है अगर पूरे विश्व की बात करें। और
पहले स्थान पर जो है वो चीन है, पहला स्थान चीन का है। अंडे में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो अंडे में प्रोटीन 13%, अगर वसा की बात करें तो 11%, लेकिन प्रोटीन 13%। आदर्श कुक्कुटशाला धरातल से ऊंचा होना चाहिए, कितना ऊपर होना चाहिए? तो 2 फीट, अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक मुर्गी घर में कितनी मुर्गियों को रखना चाहिए? एक आदर्श कुक्कुटशाला या मुर्गी घर में कितनी संख्या में मुर्गी को रखना चाहिए? या फिर गहरी बिछावन प्रणाली, अगर ऐसा पूछ लिया जाए, क्योंकि सबसे अच्छी मुर्गियों को पालने की जो पद्धति है वो गहरी बिछावन प्रणाली, तो उसमें कितना रखना चाहिए एक मुर्गी घर में? तो 250 मुर्गियों को रखना चाहिए। मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है यानी हैचिंग, यानी कितने दिन बाद मुर्गी ने एक अंडा दिया तो उससे चूजा प्राप्त हो जाता है, तो वो 21 दिन तक, या हैचिंग पीरियड कितने दिनों का होता है? तो वो 21 दिनों का होता है। अगला बात करते हैं, मुर्गी पालन की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? अगर मुर्गियों को पाल रहे हैं तो सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? तो गहरी बिछावन प्रणाली, जिसे इंग्लिश में डीप लिटर सिस्टम कहते हैं। ओवरऑल ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये बार बार ऑब्जेक्टिव आया है। गहरी बिछावन प्रणाली किस पशु से संबंधित है? मुर्गी पालन की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? डीप लिटर सिस्टम इंग्लिश में कई बार हिंदी में नाम दिया है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। अगले पॉइंट पर, मुर्गी घर किस दिशा में होना चाहिए? तो मुर्गी घर की जो दिशा होनी चाहिए वो उत्तर दक्षिण दिशा होनी चाहिए। हाँ, खिड़की दरवाजे अगर पूछे तो पूर्व पश्चिम में होना चाहिए। एक वाइट लेग हारने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? मुर्गियों की अगर बात करें तो सबसे अधिक अंडा उत्पादन देने वाली जो नस्ल है वो वाइट लेग हार्न है, और ये थोड़े बड़े आकार की नस्ल है, तो इसे स्थान की थोड़ी आवश्यकता अधिक होती है। कितने स्थान की आवश्यकता? तो 1.2 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है पिंजरा प्रणाली। पिंजरा प्रणाली को कैश सिस्टम कहते हैं। में मुर्गियों को कौन सा रोग हो जाता है? तो सूखा रोग हो जाता है। पिंजरे में मुर्गियों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी ना मिलने से मुर्गियों में सूखा रोग हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो हमारा भी यही है, सूर्य का प्रकाश न मिलने से मुर्गियों में कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, और विटामिन डी की कमी होने से मुर्गियों में सूखा रोग भी हो जाता है, जो पिंजरा प्रणाली में एक बड़ी समस्या है। अगला पॉइंट है, एक मुर्गी के साथ में सामान्यतः कितनी मुर्गियां रखनी चाहिए? तो एक मुर्गी घर में 8 से 10 मुर्गियों पर एक मुर्गे को रखना चाहिए। अगला पॉइंट है, एक मुर्गी के लिए सामान्यतः कितना स्थान आवश्यक है? एक नॉर्मल मुर्गी के लिए बात करें तो 1 वर्ग फुट स्थान आवश्यक है। मुर्गीशाला का तापमान कितना होना चाहिए? जो मुर्गी घर है उसका तापमान कितना होना चाहिए? अगर मुर्गियों के हिसाब से बात करें तो 50 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी एक सामान्य तापमान होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। अगला पॉइंट, मुर्गियों में पसीने की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है। मुर्गियों में, पक्षियों में, किसी भी प्रकार के पक्षी में पसीने की ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है। आगे बात करते हैं, मुर्गियों के मुंह में दांत नहीं होते हैं, तो उनके स्थान पर एक कठोर आवरण होता है जिसे गिजार्ड कहते हैं। गिजार्ड को हिंदी में प्रेषणी भी कहा जाता है, जो भोजन को पिसने का काम करते हैं। अगला पॉइंट है, मुर्गियों में विषाणु जनित बीमारियां। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है कि मुर्गियों में विषाणु द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो सबसे भयानक जो बीमारी रानीखेत विषाणु द्वारा होती है, मैरेक्स, बर्ड फ्लू, फाउल पॉक्स जिसे चेचक भी कहा जाता है, या शीतला माता रोग भी कहा जाता है। माता रोग या शीतला माता रोग जो भी, वो फाउल पॉक्स या चेचक को कहा जाता है, और गंबोरा। ये कुछ 5 प्रमुख बीमारियां जो हैं वो विषाणु जनित है। आप इन्हें अच्छे से याद रखें क्योंकि इस पर आना ही है एक ऑब्जेक्टिव। अगला है, मुर्गियों में जीवाणु जनित बीमारियां। मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां जीवाणुओं द्वारा लगती है, यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाली है? तो सफ़ेद दस्त के कई सारे नाम हैं। प्लूरम भी बोलते हैं, जो साल्मोनेला प्लूरम जीवाणु के कारण होता है। BWD या बेसिलरी वाइट डायरिया सफ़ेद दस्त का जो पूरा नाम है। तो सफ़ेद दस्त एक जीवाणु जनित प्रमुख बीमारी है। चिरकालीन श्वसन रोग जिसे CRD शॉर्टकट कहा जाता है। हैजा, क्षय रोग, क्षय मतलब टीवी कहा जाता है। तो ये 4 प्रमुख बीमारियों को याद रखें, जीवाणु जनित, सफ़ेद दस्त, चिरकालीन श्वसन रोग, हैजा और क्षय रोग। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट, मुर्गियों में प्रोटोजोआ जनित बीमारी कौन सी है? एक ही बीमारी है सबसे प्रमुख, खूनी दस्त, या उसी को कहेंगे काक्सीडियोसिस, जो एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। अगली बीमारी BWD का पूरा नाम। BWD का पूरा नाम है बेसिलरी वाइट डायरिया, जिसे प्लूरम रोग भी कहते हैं, और ये
साल्मोनेला प्लूरम नामक जीवाणु द्वारा होती है। यानी अगर बात करें सफ़ेद दस्त रोग किस के कारण होता है तो जीवाणु द्वारा। उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला प्लूरम, और इसको अगर पूरा नाम बात करें तो बेसिलरी व्हाइट डायरिया। अगली बीमारी CRD का पूरा नाम, जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, इसे चिरकालीन श्वसन रोग कहते हैं हिंदी में, और यह माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है, तो आप इसे भी पूरा याद रखें। अगला पॉइंट है रानीखेत बीमारी में कौन सा टीका लगाते हैं तो लासोटा का टीका और R2B स्टेन का टीका लगाते हैं। प्रमुख ये 2 टीके हैं, इसके अलावा और भी टीके हैं, लेकिन ये प्रमुख 2 टीके हैं। मुर्गियों में सफ़ेद रंग का दस्त होना किस रोग के लक्षण है? प्लूरम यानी वही सफ़ेद दस्त या साल्मोनेला प्लूरम। अगला है प्लूरम रोग की बीमारी के लक्षण कितने दिन में प्रकट होते हैं तो 4 से 10 दिन के इसके इंक्यूबेशन अवधि या लक्षण की बात कर सकते हैं। प्लूरम रोग की बीमारी के लक्षण 4 से 10 दिन के होते हैं। आगे बात करें पोषकहीनता से होने वाला रोग कौन सा है? जो पोषक तत्व अगर नहीं दिया जाए तो रोग हो जाएगा तो सूखा रोग, जो विटामिन D की कमी से हो जाता है। इंक्यूबेटर द्वारा सेहन किए गए चूजों में कौन सा रोग लगता है तो प्लूरम रोग यानी सफ़ेद दस्त रोग सबसे ज़्यादा लगता है। इंक्यूबेटर अगर मुर्गियों द्वारा नहीं सेहन कर रहे हैं अंडे और इंक्यूबेटर द्वारा सेहन किए जा रहे हैं यानी हैचिंग किए जा रहे हैं तो उसमें प्लूरम रोग सबसे ज़्यादा लगता है। चूजों में एक बड़ी समस्या है प्लूरम रोग की। अगला पॉइंट है बर्ड फ्लू भारत में किस सन में देखा गया? 2006 में देखा गया। अगला पॉइंट है रानीखेत बीमारी को इंग्लैंड में किस नाम से जाना जाता है? न्यूकैस्टल के नाम से भी जाना जाता है। यह रानीखेत का अन्य नाम है न्यूकैस्टल बीमारी। रानीखेत और बर्ड फ्लू में मृत्यु दर कितने प्रतिशत होती है तो 100% है। अगर किसी पक्षी को हो गई है तो 100% उसकी मृत्यु निश्चित है। सघन मुर्गी पालन में कौन सा रोग अधिक होता है? सघन यानी बहुत पास में अगर मुर्गियों को पाल रहे हैं तो वहाँ कौन सा रोग अधिक होता है तो प्लूरम रोग अधिक होता है यानी सफ़ेद दस्त रोग अधिक होता है। यह थे हमारे पशुपालन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में इस बार आने के काफ़ी चांस बनते हैं। आप अच्छे से पढ़िए इसको। धन्यवाद।